जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैकथॉन 2021 को लॉन्च किया? तो इसे अभी लॉन्च किया है केंद्रीय महिला और बाल विकास, इसके अलावा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब भारत सरकार की ये योजना है कि हमारे देश में इस प्रकार से खिलौनों का निर्माण किया जाए कि वैश्विक स्तर पर जो मार्केट है उनमें भी हमारे देश की खिलौने की मांग हो। तो इसीलिए यहां पर टैकथॉन 2021 को लॉन्च किया गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है कोप्पल। तो कोप्पल जिले में भारत का जो पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है उसकी भी स्थापना की जानी है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर आपको क्विज भी मिलती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि क्विज में पार्टिसिपेट जरूर किया करें। और किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए जो मूल मंत्र है वह आपका क्विज ही होता है। तो कोशिश करिए जहां पर भी आपको क्विज देने का मौका मिले उसमें बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को किस राज्य से अभी रवाना किया गया है? तो इसे अभी रवाना किया गया गोवा में जो मार्मुगाओ बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि गोवा करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो आपने सुना होगा अंटार्कटिका के बारे में, जो कि एक महाद्वीप है लेकिन यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इसीलिए इसके ऊपर आपको मानव का निवास नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया के जो अन्य देश हैं उनके द्वारा यहाँ पर शोध के लिए विभिन्न रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। तो हमारे देश के भी 3 रिसर्च सेंटर हैं, जिनमें से एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री और एक है भारती। तो ये जो हमारे रिसर्च सेंटर होते हैं इन पर हमारे वैज्ञानिकों की टीम रहती है, यानी कि जो टीम यहाँ पर रहती है उसी के द्वारा रिसर्च कार्य किए जाते हैं। तो अभी 40वां भारतीय वैज्ञानिकों का जो दस्ता है वह इसके लिए रवाना हो चुका है। तो एक शिप है जिसका नाम है MV वासिली गोलोबिन। क्या नाम है? आइस क्लास की एक शिप है जिसका नाम है MV वेस्ली ग्लोविन। तो इसमें हमारे 43 वैज्ञानिक बैठ करके रवाना हो चुके हैं अंटार्कटिका के लिए। 30 दिनों में ये वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में जब यह शिप वापस लौटेगी तो यह शिप जो हमारे 39वें दस्ते में वैज्ञानिक गए थे उनको लेकर के वापस आएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे जो भी यहाँ पर शोध कार्य किए जाते हैं उनका संचालन हमारे यहाँ के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा किया जाता है। तो इस संस्था का नाम आप ध्यान रखेंगे और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में ट्रांस फैट को कितने प्रतिशत रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2022 तक जो भी हमारे तेल होंगे, इसके अलावा जो भी हमारे अन्य प्रकार के एडिबल ऑयल होंगे, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा मात्र 2% रहेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ट्रांस फैट होता क्या है? तो इसे हम लोग ट्रांस फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक प्रकार का वसा ही होता है। अब इसको अगर हम लोग भोजन में मिला देते हैं तो उससे जो हमारे खाने का टेस्ट होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि डिलीशियस हो जाता है। और इसीलिए जो भी हमारे विभिन्न कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो भी इस प्रकार के खाने वाले उत्पाद होते हैं उनमें ट्रांस फैट को ऐड किया जाता है। तो 2011 की बात है। 2011 में जो भी हमारे इस प्रकार के उत्पाद होंगे उनमें कितनी ट्रांस फैट मिलाई जाएगी इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो 2011 में ये घोषित किया गया था कि इसमें ट्रांस फैट की मात्रा होगी 10%। फिर 2015 में इसको घटा करके 5% कर दिया गया। वर्तमान में भी ये 5% है। और अब सरकार ने ये कहा है, यानी कि
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 2021 में मात्र 3% होगा और 2022 में ये मात्र होगा 2%। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि WHO ने टारगेट रखा है कि 2023 तक जो भी हमारे ट्रांस फैट होते हैं इनको हम लोग वैश्विक स्तर पर समाप्त कर देंगे, यानी कि पूरी तरीके से इसको समाप्त कर देंगे। अब ट्रांस फैट खाने को टेस्टी बनाता है, तो इसके नुकसान क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है यह ट्रांस फैट, और इसीलिए इसको कम करने की कोशिश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 2% की कमी की जाएगी 2022 तक और 2021 में ये रखा जाएगा 3%। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो अगस्त 2011 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष इसकी हैं रीता तेवतिया और पिछले साल ही अरुण सिंघल इसके बने थे CEO। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो परियोजना है ये बनाई जाएगी मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में मिलेगा खंडवा जिला, और खंडवा जिले में बहती है नर्मदा नदी, और इसी नर्मदा नदी के ऊपर आपको मिलेगा ओंकारेश्वर डैम। कौन सा डैम? ओंकारेश्वर जो डैम है वह आपको मिलेगा नर्मदा नदी के ऊपर। और यहीं पर जो डैम का रीजन है, यानी कि इसके लिए जो आपके जलाशय बनाए जाते हैं, इसी जलाशय के जल में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? सोलर पैनल यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिनकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। तो 2022-23 तक ये बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और उसके बाद में इसका संचालन शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही डिस्कस किया था कि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है उसकी आधारशिला कहाँ पर, उसका उद्घाटन गुजरात में किया गया था। तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे और उसकी कितनी क्षमता है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के 3 नागरिक केंद्रित योजनाओं को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो 2 राज्य यहाँ पर एक साथ लागू कर दिए हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी और सी करेक्ट होगा। अब ये योजनाएं कौन सी हैं? तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे वित्त मंत्रालय की कुल 4 योजनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारा है वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, तीसरा है अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म और एक है पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो इन चारों में से 3 योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू कर दिया है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो अभी यहाँ पर ये हमारे देश के पहले राज्य बन गए हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नई स्कीम शुरू की गई थी। स्कीम का नाम था स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर किसी भी योजना के अंतर्गत राज्यों के द्वारा बेहतर परफॉर्मेंस किया जाएगा तो उन्हें वित्त मंत्रालय और अतिरिक्त पैसा देगा। तो यहाँ पर अब इन दोनों राज्यों को 1004 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि वित्त मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। और कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा राजस्थान राज्य है वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को लागू करने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 3 योजनाएं हैं इनको लागू करने वाला 2 राज्य है, एक तो है मध्य प्रदेश, दूसरा आपका है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल सिंह की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे सेना के जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये थे SS हसबनी साहब, और इन्हीं के स्थान पर अब लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल जी की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा एक नियुक्ति और हुई है जो कि है LG तरनजीत सिंह की। किसकी? LG तरनजीत सिंह की। ये कहाँ पर नियुक्त हुए हैं? तो जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मिलिट्री अफेयर्स विभाग है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसके नए सचिव बना दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह जी। तो इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? तो वो है बिपिन रावत जी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद वर्ष 2020 किस नंबर का सबसे गर्म वर्ष रहा है?
तो अभी हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इसमें ये बताया गया कि जो 2020 का साल था ये 1901 के बाद में 8वां सबसे गर्म साल था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़े से पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे कि रिपोर्ट किसने जारी की, तो आईएमडी के अधीन ही एक संस्था है जिसका नाम है क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज। तो इसी के द्वारा स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया डरिंग 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1901 के बाद में जो 2020 का वर्ष है ये सबसे गर्म 8वां वर्ष रहा है और अगर हम लोग सबसे गर्म ईयर की बात करें तो वो आपका है 2016, यानी कि पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है 2016। आईएमडी की बात करते हैं तो ये हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस शहर में भारत के पहले कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है अभी हरियाणा के फरीदाबाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूंगा, ये आप राज्य कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मैं शहरों के नाम दे दूंगा आपको पीडीएफ में। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो हरियाणा में फरीदाबाद जिला है वहाँ पर भारत के पहले ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस लैब का उद्घाटन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लैब का नाम नहीं है, CEPI यानी कि कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस एक हमारी संस्था है और उसी के द्वारा फरीदाबाद में इस लैब का उद्घाटन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग CEPI फाउंडेशन की बात करते हैं तो 2017 में हमारे देश भारत, जापान, इसके अलावा जो नॉर्वे है, फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सभी के द्वारा CEPI फाउंडेशन की स्थापना की गई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ओस्लो में। अब ये जो हमारा लैब है ये काम क्या करेगा? तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी कोविड-19 के लिए टीके डेवलप किए जा रहे हैं उन टीकों की क्वालिटी कैसी है इसके बारे में असेसमेंट किया जाए, यानी कि टीके अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, किस प्रकार के टीके हैं, कहीं बीजेपी के कार्यालय में तो नहीं बन के आए हैं। तो ये सारी जो समीक्षाएं हैं वह इस लैब के द्वारा की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि CEPI फाउंडेशन का जो ग्लोबल नेटवर्क है उसकी ये 7वीं लैब है जिसको अभी भारत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन होगा कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है ये वर्तमान में 1355 किलोमीटर की लंबाई के साथ में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका दर्जा मिल गया है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को, जिसे हम लोग सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी लंबाई 1500 मीटर से ज़्यादा होगी। जब हम लोगों ने पिछले साल डिस्कस किया था तब मैंने आपको ये 1400 बताया था, लेकिन अभी की जो करंट की न्यूज है उसमें बताया गया है कि 1500 मीटर से ज़्यादा इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन मार्च 2021 में किया जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ किस राज्य में जल मार्ग में सुधार के लिए $105 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार की एक योजना है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसी के लिए यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा 105 मिलियन का ऋण दिया जाएगा। तो ध्यान आपको रखना है कि यह जो लोन है वह दे रही है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय आपका है वाशिंगटन DC USA में और अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है?
तो इस समूह के अध्यक्ष होंगे हमारे पूर्व ऊर्जा सचिव राम विनय शाही। क्या नाम है? राम विनय शाही। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके अधीन एक थिंक टैंक है, यानी कि जो नीतियों का निर्माण करती है, उसका नाम है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और इसी के द्वारा भी साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी नाम से एक समूह का स्थापना किया गया था, और उसी के अब सचिव बना दिए, उसी की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राम विनय शाही। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनका मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं उनके साथ में ऊर्जा और इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में बात की जाए और उन पे सभी देशों की सहमति बनाई जाए, जिससे हम लोग ऊर्जा सेक्टर में और बेहतर ग्रोथ कर सकें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा पंजाब व सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितने रुपए के जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए गए? तो ये जो जीरो कूपन बॉन्ड हैं ये जारी किए गए हैं 5500 करोड़ रुपए के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आइए थोड़ा सा समझते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या हैं, लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा जानते हैं कि बॉन्ड आखिर में होते क्या हैं। तो बॉन्ड एक प्रकार का हमारा प्रॉमिसरी नोट होता है, जैसे हमारा नोट होता है उसी प्रकार के बॉन्ड भी इशू किए जाते हैं। अब बॉन्ड में एक हमारा होता है इशू करने वाला और एक हमारा होता है इसको खरीदने वाला। तो मान लीजिए मैं हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं 100 रुपए का एक बॉन्ड जारी कर रहा हूं, क्या आप खरीदेंगे? तो आप पहले देखेंगे कि इस बॉन्ड के ऊपर आपको फैसिलिटी क्या मिल रही है। तो मैंने आपसे कहा कि ये आप 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लीजिए अगले 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के बाद क्या होगा? तो 10 वर्षों के बाद जब ये बॉन्ड आप मुझे लौटाएंगे तो उस समय मैं आपको 200 रुपए दूंगा 100 के बजाय, और प्रत्येक वर्ष इस बॉन्ड के ऊपर मैं आपको 5% का इंटरेस्ट भी दूंगा, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी पर ईयर मिलेगा। इसके अलावा जो बॉन्ड होगा उसके एवज में भी आपको दुगना पैसा मेरे द्वारा 10 वर्षों के बाद दिया जाएगा। तो ये हमारा होता है बॉन्ड। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड की, तो जीरो कूपन बॉन्ड में जो ये कंडीशन होती हैं ये थोड़ा सा अलग होती हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारा बॉन्ड है 10,000 रुपए का, कितने का? 10,000 रुपए का मान लीजिए कोई बॉन्ड है, और ये बॉन्ड है इस समय मेरे पास में। मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास में 10,000 रुपए का बॉन्ड है और आप क्या करिए कि इसको खरीद लीजिए 5,000 रुपए में, और जब अगले 5 सालों के बाद में आप इसको मुझे वापस करेंगे तो उस स्थिति में मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए। तो इससे आपने क्या समझा कि जो हमारे जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं मुख्य रूप से ये एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको इनकी निर्धारित कीमत से कम कीमत में खरीदा या बेचा जाता है, और इसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अदर जो हमारे बॉन्ड होते हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, इसके अलावा आपको ब्याज भी दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारा बॉन्ड होता है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, और कम कीमत में इसे आप खरीद करके जितना इसका मूल्य होगा उसमें जाकर के इसे बेचेंगे। तो ये इसके मेन फीचर होते हैं। तो अभी भारत सरकार के द्वारा ऐसे बॉन्ड इशू किए गए हैं जो कि आपके 2030 से 2035 के बीच में मैच्योर होंगे, यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है वह 2030 से 35 के बीच में है, और 5500 करोड़ रुपए के जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए गए हैं। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, एमडी और सीईओ है एस कृष्णन। और एक जरूरी चीज कि करंट अफेयर्स के ज़्यादातर हमारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि फैक्ट के ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी कॉन्सेप्चुअल टाइप के हमारे प्रश्न हैं उनको भी मैं आपको समझाऊं। हाँ, आप कितना बेहतर समझ पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो उसके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर पूछा करें, और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान भी यही होती है कि वह टीचर से सवाल जरूर करें। तो कोशिश करिए कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर आप उसे नीचे कमेंट में जरूर पूछें। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं। 6 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र की जो सरकार है इसने मनाया है पत्रकार दिवस। कौन सा दिवस? पत्रकार दिवस मनाया है। क्यों मनाया? क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे मराठी भाषा के एक पत्रकार थे जिनका नाम था बाल शास्त्री जंभेकर। इन्हीं की स्मृति में यानी कि इनके जन्मदिवस के अवसर पर 6 जनवरी को महाराष्ट्र की सरकार प्रत्येक वर्ष मनाती है पत्रकार दिवस। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा अभी हमारे रेलवे के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
तो जो हमारी मालगाड़ियां होती हैं उनके लिए यहाँ पर अपनी तरह का पहला फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है माई ईयर्स विथ राजीव, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है वजाहत हबीबुल्लाह। तो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कुछ समय पहले पीएम मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में सेहत योजना को लॉन्च किया गया था। क्या था योजना? सेहत योजना थी आयुष्मान भारत के अंतर्गत। और अभी इस योजना के लिए जो जम्मू और कश्मीर की सरकार है उसने बीमा कंपनी बजाज आलियांज के साथ में समझौता किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सेहत योजना है जम्मू कश्मीर की और अभी इसके लिए बजाज आलियांज के साथ में समझौता किया गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि इसरो का जो नियंत्रण केंद्र है नेत्रा, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है और इसका पूरा नाम है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में सबरूम इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।